बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। उस पे भी आएंगे। सीबीआई के आंकड़े भी हैं 10 साल में, जो पिछले 10 साल और अभी के 10 साल के आंकड़े सीबीआई के भी हैं। 124 सीबीआई के नेता जो हैं एनडीए सरकार में, मतलब 2014 से 2022 के बीच 124 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने जांच की और कार्रवाई की, और जिसमें से 124 में से 118 नेता जो हैं विपक्षी, 124 में से 118 नेता विपक्षी दल के। कुछ नेता और भी नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर आप लोगों के बीच, और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। प्रशांत टंडन जी आपके पास आऊंगा। नवाब मलिक जेल में हैं, लेकिन नारायण राणे मंत्री बन गए, उनके ऊपर भी था। शारदा घोटाला असम का आप लोगों को याद होगा, और असम के अभी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा धुल गए बिल्कुल वॉशिंग पाउडर में। शुभेंदु अधिकारी, ऐसे कई नाम हैं। शारदा घोटाला, कोयला घोटाला। कोयला घोटाला का जिक्र इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कोयला घोटाले के नाम पे वहां चल रहा है। लेकिन प्रशांत टंडन जी, और अब जो चीजें हम देख रहे हैं, ये सब बीच बीच में ये बातें आती रही और ये आंकड़े आते रहे, इस पर चर्चा हम करते रहे। क्या ये नहीं लगता कि अब ये मामला भी एक्सपोज होता जा रहा है? कितना आप डरा रहे हैं, क्योंकि जो 9 वरिष्ठ राजनेताओं ने जो चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, वो चिट्ठी भी सार्वजनिक है, पब्लिक में है, और उन राजनेताओं ने लिखी है जिनके ऊपर या कहीं ना कहीं कार्रवाइयां हो रही हैं, और ना भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपोज तो सरकार हो रही है, और यहीं से लोकतंत्र कितना मजबूत हो रहा है या लोकतंत्र का पतन हो रहा है, यह सवाल भी तो उठेगा। क्योंकि सरकार कह रही है कि राहुल गांधी लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जबकि लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश ही नहीं विदेश में भी। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान भी राहुल गांधी ऐसी बातें करते रहे, जिससे लोकतंत्र में जो है गिरावट आती हुई दिखाई दी, और दूसरी तरफ वहां विदेश में जाते हैं, वहां भी वो सम्मान नहीं करते हैं और राष्ट्रहित की बातें नहीं कर रहे हैं। किस रूप में अब इसको देखा जाए? जो सरकार कह रही है वो सही माना जाए, जो धनखड़ साहब कह रहे हैं वो सही माना जाए, जो ईडी सीबीआई वाले कर रहे हैं वो सही माना जाए, या इससे इतर कुछ बातें जो हम कर रहे हैं वो उसमें से भी बातें कुछ सही हैं, जो बातें कह रहे हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, उसको सही माना जाए? जी, पहली बात तो धनखड़ जी पे आता हूं, उपराष्ट्रपति हैं, और भारत का जो प्रोटोकॉल है उसमें नंबर 2 है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पे आता है, जो राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है। इससे संवैधानिक पद पे, जो कि राज्यसभा जो हाउस है उसके उपसभापति भी है, और ऐसी भाषा एक सांसद के लिए, एक नेता के लिए, विपक्ष के, मैं डॉक्टर राकेश पाठक से बिल्कुल सहमत हूं कि वो जो स्पीच का टुकड़ा आपने सुनाया है वो लोगों का आह्वान कर रहे हैं, और आह्वान अगर कठिन हिंदी है तो उसको मैं सरल बता दूं कि वो लोगों को उकसा रहे हैं कि राहुल गांधी से निपट लो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने ऊंचे संवैधानिक पद पे, और सदन की मर्यादाएं नहीं है राजीव जी। लोकसभा के सदस्य की चर्चा राज्यसभा में नहीं होती है। संवैधानिक पदों के बैठे हुए लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालते हैं। इतने ऊंचे संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करता विपक्ष के लिए, उसके लिए सब बराबर है। और जो हाउस चलाने की बात कर रहे हैं, हाउस चलाने की जिम्मेदारी ट्रेजरी बेंचेस की है, सत्ता पक्ष की, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की है। ये महाशय प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, इनकी जिम्मेदारी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, अभी जो आप एक लिस्ट बता रहे थे, 98% जो कार्रवाई हो रही है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की, वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रही है, 98%। और अभी जो आपने लिस्ट पढ़ी ईडी के ऑफिसर्स, लालू यादव के परिवार
से सवाल जवाब कर रहे हैं। लालू यादव अभी किडनी रिप्लेस करवा के, ट्रांसप्लांट करवा के सिंगापुर से लौटे हैं। उनकी उनकी बहू प्रेग्नेंट है, उसको बिठा के रखा आपने बताया। उसके बाद आप देखिए कि कविता जो टीआरएस की नेता है, जो बीआरएस बन गया है, उससे पूछताछ चल रही है। एक्स मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर उद्धव ठाकरे सरकार में हसन मुशर्रफ की दूसरी या तीसरी मर्तबे पूछताछ हुई है। मनोज सिसोदिया कस्टोडियल ईडी कस्टडी में है, और अनिल परब जेल में है। तो ये सारा कुछ हो रहा है। और बाकी आपने बताया कि कौन कौन से लोग वॉशिंग मशीन में चले गए। अब उसके बाद आप देखिए कि एक कर्नाटक में बीजेपी सरकार के एमएलए का लड़का, वहीं के लोक आयुक्त ने उसको पकड़ा। करीब 8 करोड़ से ऊपर कैश बरामद हुआ है। अब उसकी जमानत हो उबार है। हमारे दर्शकों ने और आप सब लोगों ने उन गड्डियों के तस्वीरें मीडिया में देखी होंगी। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है राजीव जी, पहली बात। दूसरी बात कि देश संवैधानिक व्यवस्था और रूल ऑफ लॉ चलता है। ये एजेंसियों के अफसरों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये कोई अमृत पीकर नहीं आए हैं ये सत्ता में बैठे हुए लोग। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने रायपुर अधिवेशन में अपने पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में एक बात कही है कि वो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो पार्टी के पदाधिकारियों की तरह काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स, उनके ऊपर एक कमीशन बैठाएंगे। ये बात वहां हुई है। और जो मेरी सूचना है, जो तमाम दिल्ली के गलियारों में और बात हो रही है, वो ये कि आगे आने वाले दिनों में ये रेड राज बढ़ेगा। तो ये इमरजेंसी आपने लगाई नहीं है घोषित रूप से, लेकिन जो अघोषित इमरजेंसी है वो इससे भी खतरनाक है। कश्मीर टाइम्स की एक संपादक है अनुराधा भसीन, बहुत सम्मानित पत्रकार है। उन्होंने लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स में कि जिस तरीके से कश्मीर की पत्रकारिता गला घोटा गया है वो बाकी देश में भी हो सकता है। उसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर हमले सरकार के मंत्रियों की तरफ से हो रहे हैं। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई तो छापा डालने पहुंच गए, इनकम टैक्स या सर्वे करने पहुंच गए, जो भी उसका सही कानूनी जो है टर्म हो। तो ये देख रहे, ऐसा नहीं कि हम कोई आइलैंड में रह रहे हैं और वहां से कोई खबरें बाहर नहीं जा रही हैं। अब क्या होगा? राहुल गांधी इंग्लैंड में दुनिया के पत्रकारों से बात करके आए हैं, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पत्रकारों से बात करके आए हैं, वहां की पार्लियामेंट में बात करके आए हैं, वहां चैथम हाउस में बात करके आए, थिंक टैंक में, जो उन्होंने कैम्ब्रिज में कही है, वो तो दुनिया अपने अखबारों में पढ़ेगी कि वो तो राहुल गांधी जो बोल के गया वो तो सही बोल रहा था। ये तो हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स अगर खबर छापेगा और आपका मिनिस्टर जो है वो कह देगा कि साजिश कर रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के खिलाफ, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे ये लोकतंत्र के बड़े कोई शुभ संकेत नहीं लग रहे। यानी जो लालू यादव का ट्वीट आपने दिखाया, अगर वो ट्वीट वाकई, मैं उनको कहूंगा कि बहुत बहादुरी भरा ट्वीट है कि एक व्यक्ति जो इतना बीमार है, जो वृद्ध है, जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, वो अभी रिकवर भी नहीं किए हैं, और वो व्यक्ति कह रहा है कि हम लड़ेंगे इनसे। तो ये विपक्ष के लिए एक नसीहत है और ये लाइट हाउस है कि उनको एकजुट होना पड़ेगा। अब इससे बड़ा क्या विपक्षी एकता का फेविकोल होगा राजीव जी, जो ये कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। और एक आखिरी बात मैं कह के अपनी इस वक्त की बात खत्म करूंगा कि आम आदमी पार्टी को भी
अपने आइडियोलॉजिकल जो उनका स्टांस है उस पर रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। जो अभी तक वो कहते आए कि उनकी कमी सबसे सफेद है, तब उनकी कमी भी सफेद नहीं रही, क्योंकि उन्होंने सामाजिक न्याय, सेकुलरिज्म, दूसरे मुद्दों पर कभी अपनी राजनीति नहीं की। और इन्हीं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के आधार पर दूसरों पर वो कहते रहे कि बेईमान है सब, केवल हम ईमानदार हैं। तब तो वो भी नहीं बचे, तो उनको भी रीथिंकिंग करनी पड़ेगी कि वो कैसे वो करें। अब एक और बात जो आपने कही कि यूपीए के दौरान जो रेट पड़ी, जी यूपीए के दौरान उसी सरकार के मंत्री जेल में गए, सहयोगी पार्टी के भी गए और उनकी अपनी पार्टी के भी गए। सुरेश कर्माडी, ए राजा, करीमोझी, भले ही कोर्ट से बाद में डिस्चार्ज हो गए, आरोप सिद्ध नहीं हो पाए कोर्ट में, लेकिन यूपीए के दौरान अपने मंत्रियों पे भी रेट पड़ी थी, अपने मंत्रियों पे भी। वो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखिए कि उनको आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। बिल्कुल। कल को आप कांग्रेस से पूछेंगे तो कहेंगे कि हमने तो कर्माडी को भी जेल में डाल दिया था, उसका भी इस्तीफा दे दिया था, हमने तो ए राजा का भी इस्तीफा दे दिया था, उनको भी जेल में डाल दिया था, करीमोझी को जेल में डाल दिया था। तो ये नजीर जो है, लेकिन इस सरकार को लग रहा है कि ये कुछ नहीं, वो सब वॉशिंग मशीन है। जो लोग आरोप, आप देखिए महाराष्ट्र की सरकार कैसे बनी है ना, ईडी से धमकाकर। तो ये ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से अगर ये सरकार चलाएंगे तो विपक्ष की एकता और मजबूत होगी, मुझे लगता है। जी, किस रूप में देखते हैं आप प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, विपक्षी एकता बनाम ईडी, सीबीआई या सरकार कह लें, जो कुछ चल रहा है इस दिशा में अगर देखें तो क्या लोकतंत्र मजबूत कर रहे हैं? देखिए राजीव जी, मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आता था कि गुजरात मॉडल है क्या, और काफी लोगों को नहीं समझ में आता था। अब मुझे समझ में आ गया गुजरात मॉडल है क्या। वास्तविकता में शेयर मार्केट का एक टर्म होता है डेड कैट बाउंस। डेड कैट बाउंस कहते हैं कि मार्केट अगर बहुत दिनों से गिर रहा हो और एक दिन मार्केट उठ जाए तो यह मत समझिए कि मार्केट उठ गया है। ये जो बिल्ली है मरने से पहले एक उछाल मारती है और अपने को जिंदा दिखाने की कोशिश करती है, फिर गिर जाती है। ये डेड कैट बाउंस है। देखिए वास्तविकता में जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति ने मेरठ के अंदर भाषण किया था, एक पुस्तक का विमोचन करने गए थे वहां वो, और वहां पे कोई संदर्भ नहीं था इसका। दूसरी बात, उन्होंने इमरजेंसी की बात की, जैसे अभी कहा प्रशांत जी ने। उस समय गोलवलकर साहब आरएसएस के प्रमुख थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, हम इमरजेंसी का सपोर्ट करते हैं। अखिल स्वामी उस समय जवान था, एमबीए कर चुका था, मैं कर रहा था, हमने संघर्ष किया था इमरजेंसी के खिलाफ। जेल जाने की नौबत आई थी, माता पिता ने डांट डूट के घर के अंदर बिठा दिया था, लेकिन नौबत आई थी, संघर्ष किया था, कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया था। आज हम फिर संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इस देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को और जो हमारा धर्मनिरपेक्षता है उसको हम मरने नहीं देना चाहते हैं। हम भारत को प्यार करते हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो लोग कर रहे हैं, जैसे अभी कहा, वास्तविकता में जो राहुल गांधी ने विदेश में जाके कहा है उसको कह रहे हैं, उसको प्रूव कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। एक एक घटना से विश्व का पूरा पटल और सारी देश ये देख रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने कहा था वो सही कहा था, कि सारी संस्थाओं पे कब्जा कर लिया गया है। अडानी के अलावा गौतम अडानी के अलावा सब पर जांच होगी, सब जेल जाएंगे, बिना किसी केस के मनी लॉन्ड्रिंग के 1.5 साल जेल में रहेंगे। गौतम अडानी से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सारे देश भारत के खिलाफ विरुद्ध बोल रहे हैं, मोदी जी के नाम से चीन का नाम नहीं निकलेगा, सब देशों का निकल जाएगा, यूके का निकल जाएगा, यूएसए का निकल जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप की कन्वेंसिंग हो जाएगी, बाइडेन को हराने का फरमान जारी हो जाएगा, कहीं जाएंगे झप्पी लगेंगे, कहीं जाएंगे झूला झुलाएंगे, चीन का नाम नहीं लेंगे। देखिए वास्तविकता में हम लोगों के व्यग्र होने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति महोदय जिस प्रकार से देश को गृह युद्ध की तरफ ढकेल रहे हैं, और अगर हम लोगों का खून बहेगा तो हमारी अगली पुश्तें इस चीज को याद करेंगी कि उनकी जो पुरानी पीढ़ी थी वो संघर्ष करते हुए मरी थी।
मैं उस आदमी को प्रणाम करता हूं जब हिटलर ने वहां पे बड़ी भरी सभा में कहा था कि हाथ उठाओ जो मेरे साथ है। एक आदमी था जिसने हाथ नहीं उठाया था। इस भारत माता की रक्षा करने के लिए, इस भारत माता की मूल आत्मा की रक्षा करने के लिए हम अकेले रहेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे जटायु ने अपनी जान दी थी, हम जान देंगे, लेकिन हम बोलेंगे। मारे जाएंगे तो भी बोलेंगे, अंतिम श्वास तक बोलेंगे। और जिस प्रकार से अब लोकतंत्र की बात पहले भी निवेदन कर चुका हूं, पुनः निवेदन आप लोगों के सामने कर रहा हूं, लोकतंत्र की बात न करें, लोकतंत्र खत्म हो गया है। अब ये भारत की जनता के विवेक में मैं छोड़ता हूं। 2024 में ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जहां पे भीड़ तंत्र होगा, जो कमजोर होगा उसको चारों तरफ से भीड़ घेर कर उसको जला देगी, उसको मार देगी। अखिल स्वामी को भी मार सकती है, जला सकती है, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। भगत सिंह को पता था, जब वो पार्लियामेंट के अंदर जाके उन्होंने बम विस्फोट किया था, उन्हें पता था इससे कोई नहीं मरेगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो मरे हुए लोग हैं, जो गूंगे बहरे लोग हैं, उनको सुनाने के लिए मैंने ये आवाज की है। अंतिम श्वास तक संघर्ष करेंगे, भारत माता को एकजुट करने के लिए संघर्ष करेंगे, धर्मनिरपेक्षता के लिए संघर्ष करेंगे, और जो भी इस लड़ाई में देगा लालू यादव करेंगे, हम उनके पीछे लामबंद होंगे, राहुल गांधी करेंगे, लामबंद होंगे। और जो जिताने के लिए प्रयास करेंगे, अगर आम आदमी पार्टी प्रयास करेगी, अगर बीआरएस प्रयास करेगी, वो जेल अगर अभी नहीं जाएंगे, 2024 के बाद अगर इनके षड्यंत्र का खुलासा होगा, जांचें और होंगी, और ये जो बाकी लोग जो हैं आज जो ये प्रकार का जुल्म और अत्याचार कर रहे हैं, वो तो जेल जाएंगे ही जाएंगे। और जो देश की संघर्ष को रोकने का प्रयास करेगा, राजीव जी, वो भी जेल जाएंगे। हम इसका प्रयास करेंगे, अंतिम श्वास तक संघर्ष करेंगे। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और ये वक्त जब डेमोक्रेसी की बात आ रही है, हालांकि आप जैसे कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी बचाने बच्चा खत्म हो चुका है लोकतंत्र देश का, और लोकतंत्र की दुहाई अभी दे रहे थे उपराष्ट्रपति महोदय। बिछ गई सियासी विसात, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ